हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा स्टार्ट हो गया था 18वीं सदी का भारत। और 18वीं सदी के भारत में हमने अपना कर लिया था भाई मुग़लों का पतन कैसे हुआ, हैदराबाद के स्वतंत्रता राज्य की पूरी बनने की कहानी की कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई थी। लास्ट लेक्चर में हम उस चीज़ों को कंप्लीट कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज हम क्या करते हैं, देखो लास्ट में हमने क्या देखा था। 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुग़ल सत्ता कमज़ोर हुई, निज़ाम उल मुल्क का दक्कन में प्रभाव बढ़ा और 1724 में आपके शक्करखेड़ा का युद्ध हुआ जिसमें मुबारिज़ खां की हार हुई, हैदराबाद की स्वायत्तता सत्ता स्थापित हुई और 1748 में निज़ाम उल मुल्क की मृत्यु भी हो गई। उत्तराधिकारी संघर्ष हुए, फ्रांसीसी अंग्रेजी हस्तक्षेप हुआ, निज़ाम अली खां का शासन आया। 1798 में सहायक संधि हुई, फिर 1800 में क्षेत्र अंग्रेज़ों को मिल गया भाई। हैदराबाद ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन देसी रियासत बन गया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और निज़ाम भारत में विलय नहीं करना चाहता था, लेकिन 1948 में पुलिस कार्रवाई और ऑपरेशन पोलो के थ्रू 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद में विलय हो गया। तो हैदराबाद हमने कंप्लीट कर लिया कि 1724 में हैदराबाद में मुग़ल केंद्र में व्यवहारिक स्वायत्तता प्राप्त की। 1798 में सहायक संधि के बाद हैदराबाद ब्रिटिश प्रभाव के सर्वोच्च में आ गया और 1948 में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। ये हम कंप्लीट कर चुके। आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की। देखिए अवध, देखो अवध का स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य कैसे बना, इसकी शुरुआत करते हैं हम। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, दिल्ली में लगातार उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहे थे, दरबारी गुटबाजी हो रही थी, कमज़ोर बादशाह बन रहे थे, प्रांतीय अधिकारियों की बढ़ती शक्ति थी, मराठों आदि का दबाव था। इन सब का दबाव बढ़ता गया। इसका फ़ायदा उठाकर दूर दराज के जो सूबों के शक्तिशाली व्यवहार में अपने सूबे थे जो स्वतंत्र होने लगे। इसी प्रक्रिया से आपका अवध का उदय हुआ। और अवध का उदय अगर हम बात करें, यहाँ समझते हैं पहले, उसके बाद ही हम बात करेंगे, क्योंकि लिख के करने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में मज़ा नहीं है। तो देखिए हम बात करते हैं कब की, 1722 की। किसकी बात करते हैं हम, 1722 की। सादत खान की, सादत खान बुरहान उल मुल्क की हम बात करते हैं। तो देखिए 1722 में सादत खान का आगमन हो गया। अवध की स्वायत्तता की समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो आपके सादत खान बुरहान उल मुल्क हैं, इन्होंने 1722 में मुग़ल बादशाह, जब यहाँ पे मुग़ल बादशाह कौन थे इस टाइम पे, आपके मुग़ल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह ने सादत खां को क्या किया था, इसने सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। क्या नियुक्त हुआ था, ये अवध का सूबेदार बना दिया। उस समय अवध में प्रशासन कमज़ोर था और स्थानीय जमींदारी काफ़ी शक्तिशाली थी। सादत खान ने आते ही अपनी शक्ति मजबूत करना शुरू किया। सादत खान ने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन ये आता है, तो उसने समझ लिया कि अगर अवध पर वास्तविक नियंत्रण चाहिए तो पहले राजस्व और स्थानीय शक्तियों को नियंत्रित करना होगा। इसलिए उसने जमींदारों पर नियंत्रण स्थापित किया, राजस्व वसूली को व्यवस्थित किया, प्रशासन को मजबूत किया और अपनी सेना को मजबूत किया, और स्थानीय लोगों की या स्थानीय शक्तिशाली लोगों की शक्ति को कम किया। धीरे धीरे अवध की आय और प्रशासन उसके हाथ में आने लगा। मुग़ल बादशाह को मानता था। फिर स्वतंत्र कैसे था, क्वेश्चन ये भी आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सादत खान ने शुरुआत में मुग़ल बादशाह के प्रति एक औपचारिक निष्ठा बनाए रखी। वह अपने को मुग़ल साम्राज्य का सूबेदार ही दिखाता था, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या थी, दिल्ली कमज़ोर था। लखनऊ अवध जो आपका एरिया था, ये सादत खां की यहाँ पर वास्तविक सत्ता थी। वह अपने क्षेत्र में प्रशासन, राजस्व और सेना पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करता गया। इसलिए अवध को पूरी तरह अचानक स्वतंत्र हुआ राज्य कहानी सही नहीं है। इसे समझो क्या हुआ था।
1722 में स्वायत्तता की शुरुआत हुई और 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन गया। फिर 1739 में क्या होता है? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। मुगल साम्राज्य की कमजोरी पूरी तरह सामने आ गई। करनाल के युद्ध में मुगल सेना पराजित हो गई, जो 1739 में आपका नादिर शाह वर्सेस मुगल हुआ था। करनाल का युद्ध था ये। मुगल बादशाह जो मोहम्मद शाह था उसको नादिर शाह के सामने झुकना पड़ा। इससे पूरे भारत में प्रांतीय शासकों को समझ में आ गया कि दिल्ली अब पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रही, और इस परिस्थिति ने अवध जैसे प्रांतों को स्वायत्तता की ओर बढ़ाया। फिर क्या होता है? 1739 में ही सादत खान की क्या हो जाती है? सादत खान की अनफॉर्चुनेटली आपकी मृत्यु हो जाती है। 1739 में सादत खान की मृत्यु होगी। नादिर शाह के आक्रमण के समय सादत खान ने मुगल राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 1739 में इसकी मृत्यु हो गई। अब अवध की गद्दी पर उत्तराधिकारी आया। अब अवध की गद्दी पर उत्तराधिकारी कौन आता है? 1739 से लेकर 1754 तक आ गए आपके सफदर जंग। कौन आए? सफदर जंग। सफदर जंग ने अवध को और मजबूत किया, अवध की शक्ति को आगे बढ़ाया। वह केवल अवध का शासक ही नहीं रहा, बल्कि मुगल दरबार में भी बहुत प्रभावशाली शासक रहा। जैसे फिर देखो 1748 में क्या होता है? मोहम्मद शाह रंगीला थे जो, इनकी क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद अब शासक कौन बनता है? इसकी मृत्यु के बाद शासक बना अहमद शाह, बहादुर बादशाह बना, और सफदर जंग को मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया। अब यहाँ पे आपका क्या बन गया था? जो सफदर जंग था ये बन गया वजीर मुगल सत्ता में। अब सोचो, एक तरफ अवध का शक्तिशाली शासक था और दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति में भी प्रभावी था। ये कहाँ का वजीर बनाया? दिल्ली का। लेकिन सफदर जंग अवध में क्या था? अवध में शक्तिशाली शासक था। इसने अवध की स्थिति और भी मजबूत बना दी। अवध की अपनी प्रशासनिक शक्ति में सफदर जंग ने अवध में राजस्व व्यवस्था मजबूत की, प्रशासन को व्यवस्थित किया, सेना को मजबूत किया, भाई स्थानीय जमींदारों पर नियंत्रण बढ़ाया, अवध की आर्थिक शक्ति बढ़ाई। इससे अवध धीरे धीरे ऐसा राज्य बन गया जिसका शासन दिल्ली से स्वतंत्र रूप से चलने लगा। फिर सफदर जंग की मृत्यु कब हो जाती है? 1754 में आपके सफदर जंग की मृत्यु हो गई। अब सफदर जंग के बाद कौन आया? अब 1754 में जब सफदर जंग की मृत्यु होगी तो अब आ गए आपके शुजा उद दौला। 1754 में सफदर जंग की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका पुत्र आया शुजा उद दौला। अब ये क्या था? ये बन गया अवध का नवाब। ठीक है। अब अवध की कहानी एक नए चरण में प्रवेश करने लगी। शुजा-उद-दौला और अंग्रेज। अब यहाँ पे बात आ जाएगी किसकी? ब्रिटिशर्स और आपके शुजा-उद-दौला की। शुजा-उद-दौला के समय जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बंगाल में तेजी से फैल रही थी। जैसे आपका 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। फिर आपका जैसे 1764 में आ गया आपका बक्सर का युद्ध। इसमें 3 शक्तियाँ अंग्रेजों के विरुद्ध थी। कौन कौन थी? हम लास्ट अच्छे से कर चुके हैं। मीर कासिम था, जैसे आपका शुजा-उद-दौला था, और आपका मोहम्मद बादशाह था आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये था। अंग्रेजों ने इन तीनों को क्या कर दिया? अंग्रेजों ने इनको हरा दिया भाई। परिणाम क्या निकला? अवध की स्वतंत्र शक्ति को बड़ा झटका लगा और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद आपकी 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। जब बक्सर का युद्ध हुआ और इसमें इनकी हार हुई, तो उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। शुजा-उद-दौला को अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा, उसे भारी धनराशि देनी पड़ी और कुछ क्षेत्रों से संबंधित समझौते भी करने पड़े। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये थी, अवध को अंग्रेजों ने पूरी तरह अपने राज्य में नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि अवध अंग्रेजों के लिए क्या था? अवध अंग्रेजों के लिए एक बफर राज्य था। बंगाल की अंग्रेजी सत्ता और उत्तर पश्चिम से आने वाली शक्तियों के बीच, इसलिए अवध एक अलग रियासत के रूप में बना रहा। अब अवध स्वतंत्र था
स्वतंत्र था या नहीं, बात ही आ जाती है। तो देखो, अवध को हैदराबाद की तरह मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान उभरा स्वायत्त राज्य माना जाता है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का स्वरूप अलग अलग चरणों में बदला। जैसे 1722 में आपके मुगल सूबेदार के रूप में आया, धीरे धीरे वास्तविक स्वायत्तता हासिल की सादत खान ने। फिर 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, वहाँ से मुगल केंद्र कमज़ोर हो गया, अवध की स्वायत्तता मजबूत हो गई। फिर जैसे आपका सफदरजंग आया, इसने अवध की प्रशासनिक और राजनीतिक शक्ति को मजबूत बनाया। फिर जैसे आपका सुजाउद्दौला आया, भाई बक्सर का युद्ध हुआ जब, उसके बाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और 1765 में अवध स्वतंत्र नवाबी राज्य तो रहा, लेकिन अंग्रेजों पर बढ़ती निर्भरता शुरू हुई। ठीक है, ये चीज़ थी। तो अवध की स्वायत्तता की शुरुआत 1722 में सादत खान बुरहान उल मुल्क की नियति से हुई। उसने मुगल सत्ता के नाम मात्र के अधीन रहते हुए अवध में वास्तविक प्रशासनिक और आर्थिक स्वायत्तता स्थापित की। उसे सफदरजंग ने मजबूत किया, लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ, जैसे 1764 में इलाहाबाद की संधि हुई, अवध पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया। इसके बाद हम अभी एक बार कर लेते हैं बंगाल, फिर उसके बाद मैं आपको सारी कंप्लीट आगे आगे जैसे टाइमलाइन चलेगी वैसे आपका कंप्लीट होता जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया इतना? फिर देखिए, अब हम करते हैं बंगाल की बात। बंगाल को मैं आपको पहले भी अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, तो मैं लिखवाऊँगी नहीं, सिर्फ आपको बताऊँगी, क्योंकि फिर वो क्लास जाके कर लेना, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अवध भी वहाँ पे मैंने वैसे कंप्लीट करवा रखा है, पर थोड़ा सा अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए, बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों था? सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आ जाता है। 18वीं शताब्दी में बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। बंगाल की समृद्धि के कारण वहाँ उपजाऊ भूमि थी, अच्छी कृषि थी, चावल, चीनी, रेशम, कपड़ा आदि का उत्पादन हो रहा था। ढाका का सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध था। बंगाल का समुद्री और नदी व्यापार बहुत विकसित था। यूरोपियन व्यापारी यहाँ से बड़ी मात्रा में माल खरीदते थे, इसलिए बंगाल पर नियंत्रण का अर्थ था धन, राजस्व और व्यापार पर नियंत्रण। मुगल सत्ता कमज़ोर हुई भाई 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है, यहीं से बंगाल में स्वायत्त राज्य बनने की सारी प्रक्रिया शुरू हुई। तो सबसे पहले किसका उदय होता है? सबसे पहले आती है बंगाल में, अगर हम बात करें तो बंगाल में हमने किया था मुर्शिद कुली खां। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में सबसे पहले हम नाम किसका लेते हैं? मुर्शिद कुली खां का उदय। देखो भाई, मुर्शिद कुली खां मूल रूप से मुगल प्रशासन का अधिकारी था। उसे पहले बंगाल की वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा गया, बाद में बंगाल का प्रभावशाली इसको क्या बनाया गया था? सूबेदार बनाया गया था। लेकिन फिर 1717 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। 1717 में आपके जो मुगल सम्राट थे, कौन? फर्रुख शीर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। कब? 1717 में। उसे बंगाल में अपनी शक्ति मजबूत करनी शुरू कर दी भाई। फिर मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को कैसे मजबूत बनाया भाई? इसने सबसे पहले ध्यान क्या दिया? राजस्व व्यवस्था पर ध्यान दिया। उसने राजस्व वसूली को अधिक व्यवस्थित किया, जमींदारों पर नियंत्रण बढ़ाया, राज्य की आय बढ़ाई, राजस्व को नियमित वसूली पर जोर दिया, प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया। इसने क्या किया? मुर्शिद कुली खां ने राजधानी में परिवर्तन किया। अभी इसने राजधानी आपकी ढाका से कहाँ ले गया? ये मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिदाबाद इसने क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर लिया अपनी राजधानी। इसी कारण शहर का नाम भी मुर्शिदाबाद पड़ा। अब बंगाल का प्रशासन दिल्ली की तुलना में स्थानीय केंद्र से अधिक नियंत्रित होने लगा। तो क्वेश्चन आता है, क्या मुर्शिद कुली खां ने खुद को मुगल बादशाह से पूरी तरह अलग कर लिया था? तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। वह नाम मात्र रूप से मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करता रहा, लेकिन बंगाल के वास्तविक प्रशासन में उसकी स्वतंत्रता बहुत बढ़ गई थी। जैसे वो राजस्व को स्वयं नियंत्रित कर रहा था, प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखता था, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करता था, अपनी राजनीतिक शक्ति के अनुसार निर्णय लेता था। इसलिए बंगाल को व्यावहारिक रूप से स्वायत्त राज्य कहा जाता था। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आता है? 1727 में फिर आपके मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है।
जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद अब 1727 में कौन आता है? 1727 में आता है आपका सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, ये कौन था? ये था दामाद मुर्शिद कुली खां का बेटा, नहीं था, दामाद था। इसके शासन में बंगाल को आर्थिक मजबूती मिली। सुजाउद्दीन की विशेषता क्या थी? उसने प्रशासन में विभिन्न समुदायों के लोगों को स्थान दिया। विशेष रूप से हिंदू अधिकारियों और व्यापारियों का बंगाल के प्रशासन और अर्थव्यवस्था को इसने काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया। फिर बात आती है, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आ गया आपका सरफराज खान। कौन आया? सरफराज खान आ गया। अब इसके बाद जब ये सरफराज खान, ये कौन था? ये इसका बेटा था। ठीक है, किसका बेटा था? सुजाउद्दीन का बेटा था। ये नवाब बना, लेकिन उसका शासन ज़्यादा नहीं चल पड़ा। अब बंगाल की राजनीति में एक नया व्यक्ति उभर रहा था। कौन? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कब? 1740 में। अलीवर्दी खां ने सरफराज खान को पराजित करके बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अब वो बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां का शासन कैसे रहा? अलीवर्दी खां के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? क्या समस्या आई इसके सामने? इसके सामने मराठों के आक्रमण हुए। मराठों के आक्रमण कहाँ पर? बंगाल पर। ठीक है, मराठा बंगाल पर बार बार आक्रमण कर रहे थे और इन्हें इतिहास में मराठा वर्गियों के आक्रमण के रूप में भी याद किया जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं? जो ये आक्रमण हुए थे, इनको हम बोलते हैं मराठा वर्गियों के आक्रमण। इन आक्रमणों से बंगाल के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको नुकसान हुआ, कृषि प्रभावित हुई, जनता को परेशानी हुई, नवाब की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ा। अलीवर्दी खां ने काफ़ी प्रयास करके बंगाल को संभाले रखा। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आपकी जो यूरोपियन कंपनी है उनका प्रभाव बढ़ रहा था। अब बंगाल में पहले से अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डच थे जैसी यूरोपियन व्यापारी कंपनियां सक्रिय थी। ये बंगाल से जैसे सूती कपड़ा, रेशम, नमक, अन्य वस्तुएं खरीदकर विदेशों में बेचते थे। लेकिन समस्या क्या थी? इन कंपनियों के पास धन और धीरे धीरे सैन्य शक्ति भी बढ़ रही थी। नवाब चाहता था कि केवल व्यापार करें, राजनीति ना करें। अलीवर्दी खां और अंग्रेज के बीचों में क्या हुआ? अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों और अन्य यूरोपियन कंपनियों को बंगाल में बहुत ज़्यादा राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं करने दी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद स्थिति बदल गई। जैसे 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला नवाब बना, तो इसके बाद ये क्या बनता? अब ये नवाब बन गया। ये कौन था? इसका द्योता यानी कि नाती। अब बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो गया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में विवाद कैसे हुआ? क्या रीज़न थे विवाद के? इनके बीच में विवाद क्यों हुआ? भाई अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बनाई गई। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी, जैसे कलकत्ता के फोर्ट विलियम पे। की किलेबंदी मजबूत करना शुरू किया। नवाब ने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती माना। व्यापारिक विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया। भाई अंग्रेजों को मुगल फरमानों से कुछ व्यापारिक सुविधाएं मिलती थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी इन सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे थे। इससे बंगाल सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था, राजस्व का नुकसान। नवाब के विरोधियों को शरण दे रहा था, अंग्रेज दे रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के कुछ विरोधियों को संरक्षण दिया, जिससे नवाब नाराज हुआ। इसी उसमें 1756 में ही सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। जब कलकत्ता पर हमला कर दिया तो अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। फोर्ट विलियम पर नवाब का कब्जा हो गया, लेकिन अंग्रेज मानने वाले नहीं थे। अब यहाँ पर वापसी किसकी होती है? रॉबर्ट क्लाइव की। और यहीं पे आपका ब्लैक होल वाली घटना घटी थी। रॉबर्ट क्लाइव आ गया। मद्रास से अंग्रेजों ने सेना भेजी है। कहाँ से आया? मद्रास से। रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया।
ठीक है। अब क्लाइव ने केवल युद्ध से जीतने की बजाय षड्यंत्र और कूटनीति का सहारा लिया। यहीं से बंगाल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी आती है मीर जाफर की साजिश। मीर जाफर ये कौन था? ये बंगाल का सेनापति था। अंग्रेजों से इसने गुप्त समझौता किया, सिराज को हटाओ और मीर जाफर को नवाब बनाओ, और बदले में मीर जाफर अंग्रेजों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ देने लगा। इसी उसमें यहाँ पर 1757 में जैसे आपका प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। ठीक है, कहाँ पर हुआ था प्लासी? प्लासी एक जगह है बंगाल में, वहाँ पर हुआ था ये। एक और तो आपका सिराजुद्दौला था, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेजी सेना थी, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। लेकिन असली खेल युद्ध के मैदान से ज़्यादा विश्वासघात का था। मीर जाफर ने क्या किया भाई, उसकी सेना बड़ी संख्या में होने के बावजूद उसने निर्णायक समय पर सिराज का साथ ही नहीं दिया। इससे सिराज की सेना कमज़ोर पड़ गई और एट लास्ट आपके अंग्रेज विजयी हुए। सिराजुद्दौला भाग गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया और उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पर मीर जाफर जो था, अब यहाँ पर आपका मीर जाफर क्या बनता है? मीर जाफर आपका नवाब बन गया। अब जब ये नवाब बना तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन अब असली शक्ति किसके हाथ में थी? अब असली शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। यहीं से बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता शुरू हुई। प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ भाई? अंग्रेजों को भारी धन मिला। मीर जाफर ने कंपनी और उसके अधिकारियों को बड़ी रकम की कई सुविधाएं दी। कंपनी ने महसूस क्या किया कि व्यापार से ज़्यादा लाभ तो राजनीति और सत्ता में है। इसलिए अंग्रेज अब केवल व्यापारी नहीं रहे, वे राजनीतिक शक्ति बनने लगे। इसके बाद आपके मीर कासिम का उदय हुआ। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का आपका दामाद था। मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती मांगों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करने लगा, इसलिए अंग्रेजों ने हटाकर उसके जो दामाद था मीर कासिम, उसका नवाब बनाया। ये नवाब बन गया आपका 1760 में। अब मीर कासिम ने अंग्रेजों को चुनौती क्यों दी भाई? अगर अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था तो इसने उनको चुनौती क्यों दी? क्योंकि मीर कासिम कमज़ोर कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने प्रशासन में सुधार किया, सेना को मजबूत किया। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से आपके कहाँ की मुंगेर स्थापित कर दी, मुंगेर बना दी। अब अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र होकर शासन करने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण, उसने व्यापारी की असमानता ख़त्म करने की कोशिश की भाई। उसने सभी व्यापारियों के लिए जो आपकी आंतरिक चुंगी थी, जो टोल टैक्स होता है, उसको समाप्त कर दिया। अब अंग्रेज़ों को जो विशेष व्यापारिक लाभ थे मिल रहे थे, उनका महत्व कम हो गया। इससे अंग्रेज नाराज़ हो गए। तो फिर क्या होता है? मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में बहस छिड़ जाती है, युद्ध होंगे छोटे छोटे। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष बढ़ गया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से लड़ाई की, अंततः उसे बंगाल से हटना पड़ा। अब अवध का नवाब सिराजुद्दौला के पास मीर कासिम जाता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास जाता है, और तीनों ने बक्सर का युद्ध किया। 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर में ही हुआ था। एक तरफ आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ आपके मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों को अंग्रेजों ने हरा दिया भाई। रिजल्ट क्या निकला? बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। फिर 1765 में अंग्रेजों को क्या मिलता है? दीवानी अधिकार मिल गया। बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया इलाहाबाद की संधि के थ्रू। बक्सर की विजय के बाद अंग्रेजों ने 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी मतलब क्या होता है? राजस्व वसूली का अधिकार। अब अंग्रेजों को इन क्षेत्रों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया, और यही वह बिंदु है जहाँ अंग्रेजी व्यापार कंपनी को बंगाल की अर्थव्यवस्था पर वास्तविक नियंत्रण मिल गया। तो आपको आई गेस ये समझ में आ गया होगा कि कब क्या चीज़ हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लासी ने अंग्रेज़ों की सत्ता का दरवाज़ा खोला और बक्सर ने उनकी सैन्य श्रेष्ठता स्थापित की, और 1765 की दीवानी ने उन्हें बंगाल की आय का मालिक बना दिया। आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कब कहाँ क्या हुआ था। तो देखो, मुर्शिद कुली खां आपका बंगाल की कहानी अगर हम करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा अत्यंत समृद्ध प्रांत थे जिसकी आय बहुत अधिक थी। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। 1717 में उसने राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद ले गया और राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया। उसने मुगल दरबार को भेजी जाने वाली राशि कम कर दी और शेष आय अपने पास रखी। वह नाम मात्र का मुगल सम्राट
अधीनस्थ था, लेकिन उसने स्वतंत्र शासक की भांति शासन करना शुरू किया। उसका उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन था और अलीवर्दी खान ने बंगाल को और अधिक मजबूत बना दिया। तो ये था आपका, ठीक है, इस चीज़ को देख लेना आप। अवध का भी देख लेते हैं एक बार। अवध पहले मुगल साम्राज्य के सूबों में से एक था। औरंगजेब ने सादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1722 में उसने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया और स्वयं को नवाब वजीर कहा। उसने मुगल दरबार को भेजी जाने वाली धनराशि बहुत कम कर दी और शेष आय स्थानीय प्रशासन और सेना पर खर्च की। वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट का अधीनस्थ रहा, परंतु स्वतंत्र शासक की तरह शासन करने लगा। अवध नवाब जैसे सादत खान था, सफदरजंग था, सुजाउद्दौला था, सफुद्दौला आदि ने इस राज्य को सुदृढ़ किया। अवध एक समृद्ध, शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। अब स्वायत्त राज्यों के उदय की विशेषताएं क्या थी भाई? इन राज्यों में मुगल सम्राट के प्रति मात्र के अधीनस्थ थे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वे अपना स्वतंत्र प्रशासन, सेना और वित्त व्यवस्था चलाते थे। राजधानी बदली, सिक्के ढाले, स्वयं को स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार किया, जिसमें आपके मराठे आ गए, जाट आ गए, सिख आ गए, आपके राजपूत आ गए। अंग्रेजों ने समय समय पर इनसे संधियां की और युद्ध किए। उत्तराधिकारी राज्य की विशेषताएं क्या थी? ये राज्य मुगल साम्राज्य के दुर्बल होने पर बने। इनके शासक प्रारंभ में मुगल सूबेदार या उच्च अधिकारी थे। उन्होंने प्रशासनिक कुशलता, सैन्य शक्ति और धन की सहायता से अपने राज्य को स्वतंत्र बनाया। जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध क्या है? आपके उत्तराधिकारी राज्य थे। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम करेंगे जैसे आपके स्वतंत्र राज्य भी, जैसे राजपूत राज्य हो गया, मैसूर हो गया आपका, ठीक है, अवध, केरल और नवीन राज्य भी करेंगे। इनको करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।